पूरा हो गया था ना, अभी इक्षु वर्ग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो देखो इक्षु वर्ग के अंदर अब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, बस ये चीज़ें याद रखनी है। इस चैप्टर में ये है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें तो बहुत ही कम पढ़ने का सामान है तुम्हारे पास में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो गन्ने का रस जो है ना, इक्षु वर्ग, इक्षु मतलब गन्ना, ठीक है। तो गन्ने से अपन क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये सारा उसके अंदर आएगा। गन्ने से अपन शक्कर भी बनाते हैं, ठीक है, हर तरह के शक्कर, 3 टाइप की यहाँ पे शक्कर बताएंगे। तो इन सब के गुण हैं। इसमें क्या करो, एक कॉमन देख लो। ये जो है, जैसे हमने दूध के कॉमन गुण देखे थे ना, वैसे ये गन्ने के कॉमन गुण है। तो देखो क्या कह रहा है, इसको कैसे याद रखो, रस से, गुण से, वीर्य से, विपाक से, ठीक है। सारी ये जो चीज़ें देखनी है ना, तुमको ऐसे ही देखनी है। फिर अगर इसके कर्म याद करने हैं तो दोष कर्म, धातु कर्म और मल कर्म। ये चीज़ें तुम्हें जब डीजी में आओगे ना तब पता चलेगा कि रस क्या था, वो तो बता दिया है ना। गुण का मतलब क्या था, गुण फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, 20 गुण बताए थे। लघु, रुक्ष, उष्ण है, तीक्ष्ण है, व्यवायी है, विकासी, ये सब गुण होते हैं। फिर वीर्य 2 तरह के थे बताया था, विपाक भी 3 तरह के थे, वो भी बता दिया था, ठीक है। दोष कर्म का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये कौन से दोष को, वात पित्त कफ में से किसको बढ़ाएगी, किसको कम करेगी, वो दोष कर्म होता है। धातु कर्म मतलब 7 धातु है हमारे पास, उन सातों में ये कौन से धातु पे अपना इफेक्ट शो करेगी, कि कौन सी धातु को बढ़ाएगी, कौन सी धातु को कम करेगी, ये। मल कर्म क्या होता है, मल में जो पुरीश और मूत्र, इनके ऊपर इसका काम क्या होगा, कि इनका प्रेरण करने वाली होगी मल सारक, या मूत्र सारक होगी, या फिर मलबद्ध करने वाली होगी, कॉन्स्टिपेशन करने वाली होगी, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर। अभी देखो इसको कैसे पढ़ोगे, कि गन्ने का रस जो है वो कैसा है, मृदु रेचक है। इसको छोड़ो एक बार, पहले ये देखो रस क्या होता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि मधुर विपाक और मधुर रस है ना। तो रस के अंदर क्या लिखोगे, मधुर, ठीक है। फिर गुण को छोड़ो, वीर्य को छोड़ो, लास्ट में क्या आता है, विपाक। विपाक में क्या लिखोगे कि ये है मधुर, ठीक है। अब अपन गुण देखते हैं, तो गुण देखो इसके अंदर कौन सा है, ये आ गया देखो, गुरु। गन्ना से गुरु, ग से गन्ना, ग से गुरु, ठीक है। तो गुण कैसा हो गया, गुण हो गया इसका गुरु। और वीर्य कैसा होगा, ये शीतल होता है, गन्ने का रस ठंडा होता है ना, तो शीतल होता है। तो ये रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये कंप्लीट हो गए। अब इसी के बेसिस पर इसके दोष कर्म होंगे। कोई भी चीज़ जब तुम्हें याद करनी है ना, उसमें सबसे पहले ये जो इतना सारा पंचायती दी हुई ना, इसको छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि इसका रस क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है। इसके बेसिस पर ये क्या काम करेगा, दोष पे क्या काम करेगा, वो तुम गैस कर सकते हो। ये अनम्यूट कर लो बेटे, किसका किसका ऑन है माइक। अंजू, अंजू म्यूट करो। हम्म। हाँ तो भाई कहाँ पे थे अपन, हाँ रस गुण वीर्य विपाक हो गया है ना, इसी के बेसिस पर अपन इसका काम बता सकते हैं। तो देखो उसका दोष कर्म क्या होगा, हमने देखा ये गुरु है, मधुर रस वाला है, तो क्या करेगा, कफ को बढ़ाने वाला काम कर रहा होगा ना, ठीक है। दूसरा इसका धातु कर्म, धातु कर्म क्या होगा, तो देखो धातु कर्म के बारे में ये बोल रहे हैं कि वृश्य, वृश्य है मतलब क्या करेगा, शुक्र धातु को बढ़ाता होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम धातु कर्म के अंदर, कि भाई ये जो है ये वृश्य होता है। फिर लास्ट में आता है इसका मल कर्म, कि पुरुष और मूत्र के ऊपर इसका क्या काम होता होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि ये जो है मृदु रेचक है, और कफ, एक तो यहाँ पे सर, सर दिया हुआ है, दूसरा इधर देखो ये मूत्रकृत है। सर का मतलब, सर मैंने बोला था सरो अनुलोमना प्रोक्तः, मतलब कि जो लैक्सेशन करवाए, ठीक है, जो पुरुष को निकालने का काम करे वो सर होता है। और क्या बोला कि मूत्रकृत, मूत्रकृत मतलब कि क्या करेगा, फिर ये डायूरेसिस भी करेगा। तो ये कुल मिला के क्या करेगा, मल कर्म इसका क्या हो जाएगा, कि ये मलों को निकालने वाला होगा। तो गन्ने का जो ये पूरा वर्ग है, इसका जो कॉमन गुण है वो तुम्हें पता चल गया है ना। म्यूट कर लो, ये किसका माइक ऑन है। ठीक है। अब देखो, अब अपन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो यही थी। इसमें ना ऊपर क्या लिखोगे, रस गुण वीर्य विपाक, फिर दोष धातु मल कर्म। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई वो लिख दो, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखो कि जो इक्षु है वो अग्रिम भाग में ईशत लवण होता है। अगर अपन इसको आगे से खाएंगे वो थोड़ा लवण रस का होगा, और फिर जैसे ही दांतों से चूसना शुरू करेंगे तो फिर वो शर्करा के समान गुण करने वाला होगा। माइक का ध्यान रखो सभी लोग। इस बार अगर किसी का ऑन हुआ तो मैं बाहर निकाल दूंगी, बहुत डिस्टर्बेंस होता है ऐसे। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, यांत्रिक रस। ये क्वेश्चन है ना, ये एक बार पूछा गया था
ये प्रॉफ में ही पूछा था कि जो यांत्रिक गन्ने का रस होता है उसका उसके क्या गुण होते हैं। यांत्रिक रस मतलब जो मशीनों से निकालते हैं ना अपने यहाँ पे भैया, वो ग्रीन कलर की मशीन आती है उसमें से निकलता है, उसके क्या गुण है। तो देखो उसमें कुछ नहीं याद करना है, लास्ट वाली जो लाइन है ना इसको देख लो कि ये जो यांत्रिक होता है वो विदाही होता है, गुरु होता है, विष्टम्भी होता है, मतलब बुरा होता है। क्या होता है, मशीन का जो मशीन में क्या होती है गंदगी भी आ जाती है, तो दूसरा उसके अंदर वो ऑयलिंग वगैरह भी करते हैं तो कुछ उसके पार्ट्स का भी अंदर मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर वो बोल रहे हैं कि अगर वो प्योर लोगे मतलब दांतों से चूस करके लोगे तो वो मधुर होगा और ये सारे जो ऊपर वाले कर्म मैंने हमने बताया दोष धातु मल के ये करेगा। लेकिन अगर वो यांत्रिक रस हुआ, वो ऐसी कई सी गंदी सी मशीन से निकल के आया हुआ हुआ, या फिर उसके अंदर पहले से गन्ने का रस पड़ा हो, वो फिर बाद में वो खराब हो गया फिर उसके अंदर और निकाला हो, तो अगर ऐसा करते हो तो वो कैसा होता है, विदाही, गुरु और विष्टम भी होता है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे ये क्या करेंगे, ये वैरायटी बताएंगे कि कौन सा गन्ना श्रेष्ठ होता है कौन सा नहीं होता है। इस चैप्टर में और इसके अगले वाले चैप्टर में वो तुम्हें यही ध्यान रखना है कि कौन सा ये वर्ग है, इसके अंदर कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है और कौन सी चीज़ निकृष्ट है। ठीक है, इतना रखोगे काम चल जाएगा। तो गन्ने के अंदर देखो बता रहा है कि जो पौंड्र होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, और उसके बाद में वांशिक जो बांस का होता है वो निकृष्ट होता है। तो पौंड्र श्रेष्ठ और ये वांशिक जो है वो निकृष्ट होता है। पौवा याद रख लेना, पौवा होता है ना, चिकनी चमेली आई पौवा चढ़ा करके, ऐसा वो गाना आता था ना, तो पौवा याद रखना, पौ पौ से पौंड्र वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर और कुछ नहीं देखना। फिर आगे देखो कि क्या कह रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये शतपर्व कांतार, ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है शतपर्व कांतार नेपाल, ये सारे जो गन्ना होता है उसकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो इसमें आपको इतना नहीं पढ़ना, इसको जाने दो। ये जो दो चीज़ बताई है पौंड्र और दूसरा बताया है बांस वाला गन्ना वांशिक जो है उसको याद रखना। अब आता है फाणित राब की बात, ये इंपॉर्टेंट है देखो बच्चों, ये बहुत पूछेंगे। अभी चरक सूत्र 2 जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर बताऊंगी एक मूत्र कृच्छकनी यवागु होती है। मूत्रकृच्छ में मतलब डिसयूरिया के पेशेंट को जब हम देते हैं ना तो उसके अंदर हम फाणित का यूज़ करते हैं। अभी जब आगे तुम इसमें पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे जो फाणित जो है वो निकृष्ट है। इस इक्षु वर्ग में सबसे बकवास जो चीज़ है वो फाणित होती है, लेकिन हम उसका भी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो देखो मैं बताती हूँ कहाँ करते हैं। कि फाणित क्या होता है, गुरु होता है, अभिसंधि होता है और चयकृत। अभिसंधि चयकृत, चयकृत मतलब संचय करने वाला, किसका, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक अलंकार आता है इसके अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि चीज़ नहीं बताते हैं किसका, लेकिन हमको गैस करना पड़ता है कि चय किसका चय होता है, दोषों का ही संचय होता है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके का एक अलंकार लगता है। इसको नाम तुम जाने दो कि त्रिदोष कारक होता है। इसमें देखो यहाँ पे श्लोक के अंदर इतना ऐसे मेंशन नहीं कर रखा है कि ये दोषों की चयकृत का मतलब क्या, किसका संचय, लेकिन उसको हमें अनुमान से जानना है कि ये क्या है, ये दोष के बारे में बोल रहा है, तो ये त्रिदोष कारक होता है। देखो सारी चीज़ें इसके अंदर बुरी बुरी हैं, क्या है, गुरु भी है, अभिसंधि भी है, त्रिदोष कारक भी है, लेकिन साथ ही साथ ये मूत्र शोधक है। इसीलिए डिसयूरिया के पेशेंट में मूत्र कृच्छकनी जो यवागु होती है उसके अंदर हम शोधनश्रा मतलब गोक्षुर के साथ में फाणित का यूज़ करते हैं। कर्म से हीन होते हैं, कर्म से नहीं बेटे, क्रम से हीन होते हैं। क्रम से हीन का मतलब जो ऐसा क्रम चल रहा है ना, शतपर्व से कांतार बंगार, कांतार से नेपाल बंगार, मतलब सबसे बंगार नेपाल हो गया और इन तीनों के अंदर सबसे जो बेस्ट हो गया वो शतपर्वक हो गया। अरे इसका सीक्वेंस लिख लो, चलो देखो, सबसे पहले पौवा बताया था तो पौंड्र, फिर वांशिक। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है कि वांशिक के बाद में शतपर्वक, कांतार और नेपाल होते हैं, तो इसके बाद में क्या आएगा, शतपर्वक, फिर कांतार और फिर नेपाल। ठीक है, फिर लास्ट में क्या आएगा, फाणित। फाणित सबसे बेकार होता है। तो तुमको 3 चीज़ें बेसिकली याद रखनी है, एक तो पौवा और एक फाणित। फाणित के क्या है कि गुरु विष्टम भी होता है, तीनों दोषों का प्रकोप करने वाला होता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट यही है कि ये तीनों दोषों का प्रकोप करता है। ठीक है, और नहीं याद रखना है इसके अंदर कुछ। फिर देखो क्या बोल रहा है, अब यहाँ ये जो नॉर्मल गुड़ गुड़ की बात कर रहे हैं कि ना अति श्लेष्म करो धौत। अगर गुड़ को अच्छी तरीके से बनाए हो तो वो क्या करेगा, श्लेष्मा का प्रकोप तो करता है, हमने यहाँ पे ये इधर ही बता दिया था कि ये कफ मूत्रकृत होता है, लेकिन इतना भी नहीं करता कि इससे कोई डिजीज हो जाए। ठीक है, तो ना अति श्लेष्म करो होगा। फिर सृष्ट मूत्र शक्रित गुण, ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि सृष्ट मूत्र शक्रित गुण मतलब क्या है कि मूत्र और शक्रित यानी पुरीश को निकालने वाला होता है, तो इसमें तो कुछ याद नहीं करना। अब जो अशुद्ध है ना इसके अंदर ये पूछा जाता है कि ये क्या करता है, ये जो है धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, धातु और दोष को, तो कौन से धातु और कौन से दोष को बढ़ाने वाला होता है, इसको ऐसे याद रखो कि जो अशुद्ध गुण होता है वो मारक होता है। क्या होता है, मारक।
एम से 3 धातु आ जाएगी, एम वाली जो तीनों धातु वो तीनों आ जाएगी इसके अंदर। क्या आएगी? मांस, मेद और मज्जा, इन तीनों को बढ़ाएगा। आर से ये रक्त को बढ़ाएगा और के से ये कफ को तो बढ़ाता ही है, वो हमें पता है। तो अशुद्ध जो गुण होता है वो मारक होता है। तो इसके अंदर बहुत कम चीज़ें मैंने तुम्हें याद करने को बताई है। क्या है? सबसे पहले इक्षु वर्ग के अंदर क्या देखोगे? हर चीज़ के अंदर क्या देखना है? रस, गुण, वीर्य, विपाक, फिर इसके कर्म देखोगे कौन कौन से। दोष धातु मल होता है ना, तो दोष कर्म, धातु कर्म और मल के कर्म। ठीक है, रस मधुर हो गया। गुण क्या हो गया? गुड़, गुड़ से गन्ना, सॉरी, गुड़ से गुड़ और गु से गुरु। ठीक है, तो गुण क्या हो गया उसका? गुरु हो गया। फिर वीर्य आता है, तो वीर्य इसका शीत होता है, गन्ने का रस शीत होता है ना। फिर विपाक, विपाक मधुर हो गया। फिर दोष कर्म याद करो, क्या बोला था कि इन सब की वजह से ये कफ का प्रकोप करने वाला होगा। धातु कर्म में ये वृश्य होता है और मल कर्म में क्या होता है? ये सारक होता है, पुरुष को भी निकालेगा और मूत्र को भी निकालेगा। फिर हमने देखा था कि इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं, जिसके अंदर पौवा याद कराया था कि पौंड्र श्रेष्ठ होता है, फिर वांशिक होता है, उसके बाद में नेपाल, कांतारिक, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। लास्ट में जो है वो फाणित आता है, ये बात ध्यान रखना। फाणित क्या होता है? फाणित मतलब ऐसा समझो फटा हुआ। ठीक है, जो फटा हुआ जो दूध है वो क्या करेगा? फटा हुआ कोई भी चीज़ फटी हुई ऐसी है तो वो त्रिदोष का कोप करने वाली होती है, तीनों दोषों को बढ़ाने वाली होती है। फाणित मतलब क्या होता है कि जब गुड़ बनाते हैं ना, गुड़ से इसकी जो चाशनी बनती है उसके अंदर वो कच्चा गुड़, ना तो वो पूरी तरीके से पका है, ना तो वो पूरा सॉलिड होता है, ना वो बिल्कुल एकदम चाशनी जैसा होता है। तो वो बीच का कच्चा जो गुड़ होता है उसको हम फाणित बोलते हैं। ठीक है, वो तीनों दोषों का कोप करेगा, वो आम दोष को भी बढ़ाने का काम करता है, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, तो ये राब होता है। फिर अपन ने क्या देखा था कि वो दो तरह के गुड़ थे, एक तो है ना शुद्ध था, एक अशुद्ध था। तो शुद्ध तो ठीक है, वो ज़्यादातर कफ को बढ़ाता नहीं है और श्रेष्ठ मूत्र होता है, लेकिन जो अशुद्ध होता है वो मारक होता है, एमआर के। ठीक है, अब देखो, अब ये पुराना गुड़ की जब बात करें ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं कि हृदय कौन सा गुड़ होता है, बताओ। हृदय मतलब जो हृदय के लिए हितकारी हो, तो जो पुराना है वो हृदय के लिए हितकारी होता है। पुरानी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो पुराना हृदय के लिए हितकारी है। ठीक है, और जो नूतन है वो क्या है? वो कफ और अग्नि मांद्य करता है। श्लेष्मा अग्नि साधकृत, ऐसे करके डॉट डॉट कर देते हैं। तो कौन सा? तो नवीन गुड़। देखो, नवीन चीज़ मैंने बताई थी ऋतुचर्या के अंदर भी कि कोई भी चीज़ नई होती है, अनाज भी जब नया होता है तो वो क्या करता है? वो श्लेष्मा को बढ़ाने वाला होता है ना। और जो जैसे वो पुराना हो जाता है वैसे ही वो श्लेष्मा को कम करने वाला हो जाता है। तो इसमें भी गुड़ का भी वही है, जो पुराना होगा वो तो क्या है? हृदय है, हृदय के लिए हितकारी है, और जो नया है वो श्लेष्मा को बढ़ाने वाला है, और इसी की वजह से ये अग्नि को कम भी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इससे पहले जो हमने देखा था ना, आगे भी ये क्लासिफिकेशन ही है। इससे पहले जो देखा था वो तो क्या था? जो गन्ना था उसकी स्पीशीज़ थी, मतलब जो अपना कच्चा गन्ना होता है उसकी स्पीशीज़। अब यहाँ पे बोला कि अगर ये तो गन्ने में देख लिया, अब अगर इस गन्ने की तुम फॉर्मुलेशन बनाते हो अलग अलग विधि से, तो उसके बारे में क्या चलेगा? तो उसके अंदर देखो 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, आगे और बनाएंगे। पहले तो ये 3 देखो कि एक तो मत्स्यंडिका बनता है, एक खंड बनता है और एक सिता बनता है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके गुण ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वृक्ष होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गन्ना वृक्ष है तो इसका क्या है? इसके फॉर्मुलेशंस भी वृक्ष होंगे। तो ये शतशीर्ण के लिए हितकारी है, रक्त पित्त वायुनाशक है, इसमें ये कुछ भी याद नहीं करना। उत्तर उत्तर गुणों में श्रेष्ठ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? एम से मत्स्यंडिका उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, उत्तर का मतलब आगे, ठीक है, वैसे ही गुणों में श्रेष्ठ होते जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही है। एम के से खंड और एस से सिता। एम के एस बॉस है ना, तो उससे याद कर लेना, हमने फर्स्ट ईयर में इसे याद किया था सब बच्चों ने, एम के एस बॉस के नाम से। ठीक है, तो एम के एस, एस का मतलब जो सिता है, सिता मतलब मिश्री होता है। ठीक है, खंड मतलब क्या होता है? जो वो खंड बूरा शक्कर जैसी आती है ना, जो बिल्कुल बारीक शक्कर भी नहीं होती, थोड़े मोटे मोटे दाने रहते हैं उसके अंदर, वो खंड होता है। ठीक है, मत्स्यंडिका गुड़िया शक्कर को बोलते हैं। इसके अलावा एक टीका में मत्स्यंडिका को जो चाशनी बनाते हैं उसको भी मत्स्यंडिका बोला है। तो 2 तरह की बातें हो गई। इसके अंदर इतना मत पढ़ो, इसमें सब टीका के अंदर अलग अलग बातें बोलते हैं। बस ये याद रखना कि सीता जो है वो मिश्री को बोलते हैं, और इसके अंदर अभी मिश्री श्रेष्ठ है। अब जैसे अपन आगे जाएंगे वहाँ पे ये शर्करा को श्रेष्ठ बता देंगे। ठीक है, तो इस वर्ग के अंदर इन तीनों के अंदर अगर बताया जाए तो सीता श्रेष्ठ होती है, लेकिन पूरे वर्ग के अंदर बताया जाए तो शर्करा श्रेष्ठ होती है। और सबसे निकृष्ट कौन सा होता है? वो फाणित होता है। ठीक है, फाणित सबसे निकृष्ट क्यों होता है? कोई अगर रीजन पूछ ले, क्योंकि ये तीनों दोषों का कोप करने वाला होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे यास शर्करा के गुण बताए हैं। जो यास शर्करा है वो शर्करा के समान गुण वाली होती है, लेकिन तिक्त, मधुर और कषाय रस वाली होती है। मधुर, तिक्त, कषाय कौन से दोष का शमन करने वाले होते हैं? तो पित्त,
तो टोटल पित्त शामक जो शर्करा हो गई वो यास शर्करा हुई है। कभी इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर फिर भी ऐसे ही ध्यान रखना कि इसके रस अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो शर्करा के सामान्य गुण बता रहा है कि सारे जो शर्कराएं होती है वो प्यास, जलन, वमन, मूर्छा और रक्तपित्त शामक है होगी, क्योंकि मधुरस की है और शीत शीत वीर्य की है, तो ये क्या करेगी, पित्त का शमन करने वाली होगी। तो ये सारे रक्त, पित्त नाशक, मूर्छा, ये सब पित्त की वजह से हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसका शमन करेगी। प्यास, तृष्णा रोग जो है, दाह रोग जो है ना, फिर मूर्छा है, रक्त पित्त, ये सारे पित्तज डिसऑर्डर्स है, तो उसको शांत करेगी। इसीलिए इसको बोला है कि सारी शर्करा ये काम करेगी क्योंकि वो पित्त शामक होती है, ठीक है। इसमें भी तुमको कुछ याद नहीं रखना, इसमें नहीं पूछा जाता ये। अब देखो ये लाइन आ गई कि गन्ने से बनी हुई जो वस्तु है उसमें शर्करा सबसे श्रेष्ठ है और राब, राब मतलब फाणित, फाणित सबसे निकृष्ट है। तो ये तुम्हें बता दिया था, पहले ऊपर लिख लेना। अब देखो इस वर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है मधु। मधु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर भी वही चीज़ करोगे तुम, रस, गुण, वीर्य और विपाक, ठीक है। तो रस क्या हो गया, मधु का रस कौन सा है, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ कषाय मधुरम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कषाय और मधु। इसमें भी देखो कषाय को पहले लिखे हैं ये, तो कषाय जो इसके अंदर है ना, जो ये मधु काम करता है वो बेसिकली कषाय रस की वजह से करता है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि मधु क्या करेगा, हमेशा हम पढ़ते आएंगे कफ का शमन करता है, जबकि मधु क्या है, मधु रस का है लेकिन फिर भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कषाय रस है वो डोमिनेंट है, ठीक है, इसीलिए करता है, ठीक है। तो ये कषाय, एक मिनट, ये कषाय मधुर हो गया। फिर गुण, गुण क्या होता है इसका, यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर ही लिखा हुआ, ये रुक्ष भी होता है, रुक्ष होता है इसीलिए कफ का शमन भी करता है, और अल्प रूप से वातल भी होता है, मतलब वात को भी उत्पन्न करता है, वात को बढ़ाने वाला भी होता है, कफ को शांत करने वाला होता है, वात को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि इसका गुण रुक्ष होता है, ठीक है। फिर लिखोगी वीर्य, वीर्य क्या होता है, वीर्य इसका शीत है, और विपाक क्या है, विपाक फिर वापस से मधुर आ जाएगा। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक हो गए। अब इसके कर्म आराम से याद हो जाएंगे। देखो कर्म के अंदर क्या बोला है कि चक्षुष छेदी, चक्षुष छोड़ो, छेदी, छेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, छेदन गुण करने वाला। देखो छेदन से मतलब क्या, सीविंग एक्शन। ये क्या करता है, ये जो कषाय रस वाला, ये जो छेदन गुण है ना, ये कषाय रस का काम है, ये सिर्फ मधु का नहीं है। हर वो चीज़ जो कषाय रस की होती है वो छेदन कर्म करेगी। छेदन मतलब ऐसे कफ को समझ लो, कफ ने अंदर स्रोतों के अंदर जो चैनल्स है उसके अंदर एक फिल्म बना ली, मतलब वो ब्लॉक हो गया है बिल्कुल। तो इसका ये जो छेदन गुण है, मतलब कषाय रस का जो ये गुण है, ये क्या करेगा, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सीव पोर्स बना देगा, मतलब सीविंग एक्शन बोलते हैं अपन इसको। तो छेद कर दिए ना, और ऐसे करके ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे छेद आ जाएगा वैसे ये कफ की फिल्म टूट जाएगी, तो कफ को कम करने का काम करेगा। कैसे करेगा ये कफ को कम, छेदन कर्म से, ठीक है। तो ये इसका कर्म होता है, कैसा, छेदी। अब ये बहुत बार पूछा है, इसलिए बार बार छेदी छेदी कर रही हूँ। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, छेदी, चक्षुष्यम छेदी डैश 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 कौन सा, तो वो मधु होता है, ठीक है। इसके आगे छेदन कर्म तुम और पढ़ोगे किसके अंदर, यहाँ पे मध्य जब पढ़ोगे ना, मध्य वर्ग अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी छेदन कर्म आएगा, तो ये याद रखना, छेदी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, मेह, प्रमेह को अंडरलाइन करो, बाकी सब ठीक है। प्रमेह को, प्रमेह देखो क्या होता है, प्रमेह मतलब डायबिटीज से कोरिलेट करते हैं अपन इसको, और उसमें क्या बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना, लेकिन मधुर क्या है, मधु क्या है, मधुर रस का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर दे रहे हैं। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि ये जो काम करेगा ना, ये कषाय रस की अकॉर्डिंग करेगा, ये मेद का नाश करेगा। प्रमेह जो डिजीज होती है ना, वो मेनली तब होती है जब मेद धातु की दृष्टि होती है, ठीक है। जब अपनी बॉडी के अंदर स्पेशली मेद धातु की दृष्टि होती है, तब अब ये प्रमेह डिसऑर्डर अपन को होता है। इसके अंदर जो चिकित्सा भी हम आयुर्वेद में करते हैं, तो वो सारी मेदनाशक और कफनाशक चिकित्सा होती है, इसीलिए यहाँ पे मधु का इंडिकेशन है। तो प्रमेह पूछते हैं, इसमें क्या करते हैं ऐसे कि मधु निम्न में से निर्दिष्ट है या फिर निम्न में से निर्दिष्ट नहीं है, ऐसे करके उसमें प्रमेय भी ऑप्शन डाल देते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि प्रमेय के अंदर तो मीठा चीज़ मना करते हैं तो यही होगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको अंडरलाइन करना। फिर देखो आगे बोल रहा है, ये जो है व्रण शोधन संधान रूपणम, ये लाइन पूछते हैं, यहाँ पे ऐसे मार्क करना और लिखना पीजी, ठीक है। बिल्कुल यही लाइन पूछते हैं कि व्रण का, व्रण मतलब अगर कोई घाव हो जाए तो उसका शोधन करेगा, संधान मतलब जोड़ने का काम, और रोपण मतलब हीलिंग का काम करेगा। ऐसा कौन सा होता है, तो वो मधु होता है,
ठीक है। याद करो जब माउथ अल्सर्स होते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वहाँ पे शहद लगाने का बोलते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। दूसरा, इसका जो ये संधान कर्म है, उसका जो शोधन कर्म है, मतलब साफ करने वाला जो कर्म है, वो किसकी वजह से होता है? वो इसके कषाय रस की वजह से होता है। जनरली जब अब अपन चरक सूत्र 4 जब पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर से कुछ महाकषाय बताए हैं। उसमें क्या है, एक गण आता है संधानीय महाकषाय करके। संधान मतलब जोड़ने वाला, कोई दो चीज़ों को जोड़ दे। ठीक है। उसके अंदर जो सारे जो जितने भी अपन ड्रग्स पढ़ेंगे ना, वो सारे मधुर और कषाय रस की हैं। तो मधुर और कषाय रस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि ये संधान कर्म करते हैं, मतलब चीज़ों को जोड़ते हैं। जो अगर कुछ कटा फटा होता है तो उसको जोड़ते हैं और हीलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये लाइन याद रखना। दूसरा देखो यहाँ पे आ गया कि ये वातलम होता है। अभी अपन ने देखा ही था कि ये वात को बढ़ाएगा क्योंकि इसका रुक्ष गुण होता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। क्या था? छेदी था इंपॉर्टेंट, प्रमेह, फिर व्रण शोधन संधान रोपणम, वातल होता है, और इसका रस गुण वीर्य विपाक तो वो आगे बता ही दिया, वो है। अब क्या है कि अगर जो मधु शर्करा इसकी बनाएंगे ना, वो उसके भी गुण सेम होंगे। मधु शर्करा में क्या करते हैं, इसमें मधु को गर्म करते हैं। इसको है ना, पहले लिक्विड अच्छी तरीके से करते हैं और उसके बाद में उसको गर्म करते हैं, गर्म करके तुरंत सुखा लेते हैं। तो जब तुरंत सुखा लेते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं मधु शर्करा। ठीक है। इसका अलग प्रोसीजर है एक बनाने का। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से यूजी में भी और पीजी में भी दोनों में पूछते हैं। यूजी के अंदर तो वही कि मधु का कैसे यूज़ करना कैसे नहीं करना। पीजी में अंदर है ना, ये लाइन दे देते हैं कि उष्णम उष्णार्तम उष्णु च युक्तम च उष्ण निहंदित, किसके लिए बोला है। तो हम सोचते रह जाते हैं ये उष्ण 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 क्या है। फिर हम देखते हैं कि पित्त के अंदर जो पित्त है और दूसरा विष है, उसके अंदर भी आता है। विष के अंदर भी ऐसी चिकित्सा होती है कि विष के अंदर उष्ण कुछ भी नहीं देना। अगर अपन उष्ण चीज़ देते तो विष को और बढ़ा देता है, रोगी को मार देता है। तो कई बार इसमें विष भी आंसर कर देते हैं, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये मधु के लिए बोली है। इसमें क्या देखो क्या बोल रहे हैं कि मधु को गर्म करके नहीं यूज़ करना, गर्मी धूप से पीड़ित मनुष्य में नहीं यूज़ करना, उष्ण समय में भी नहीं देना, मतलब जो गर्मी है धूप पड़ रही है उस वक्त भी नहीं देना, उष्ण आहार द्रव्यों के साथ नहीं देना, और गर्म करने के नहीं देना। ये तो अपन ने पहले ही देख लिया है ना। ऐसे ये 4 चीज़ें हैं। एक तो गर्म करके भी नहीं देना, उष्ण आहार विहार है, उष्ण ऋतु है तो भी नहीं देना, आहार के साथ में भी नहीं देना, और जो गर्मी से पीड़ित है उसको भी नहीं देना। तो इसका रीज़न क्या बताते हैं आचार्य अरुण दत्त की टीका में, कि भाई जो मधु है ना, उसका वीर्य क्या बताए थे? शीत बताए थे। अब इस शीत वीर्य के साथ में अगर अपन इसको गर्म कर देते हैं तो वो वीर्य का विरुद्ध हो गया, है ना। फिर हमने इसका एक और क्वालिटी पढ़ी थी कि मधु जो होता है वो योगवाही होता है। योगवाही मतलब अगर अपन इसको किसी गर्म चीज़ के साथ यूज़ में लेंगे तो फिर ये तो इसने अपना जो एक्शन दिखाएगा वो कैसा दिखाएगा? उष्ण वाला दिखा देगा। अब इसका खुद का नेचर तो शीत वाला है, और हम बोलते हैं कि किसी भी द्रव्य की प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती, तो इसके अंदर क्या होता है? विरोधाभास आ जाता है। ठीक है। दूसरा एक रीज़न और बताते हैं इसका, जो कि ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि जो मधु होता है ना, तो जो मधुमक्खी है वो बहुत जगह से जो है ये फूलों के ऊपर जाती है और वहाँ से रस इकट्ठा करके लाती है, और फिर वहाँ उसके अंदर जो है वो मधु बनता है। तो उसमें से कुछ कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे टॉक्सिक भी होते हैं ना। सारे फूल तो अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर कहीं टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो उस मधु के अंदर भी कहीं ना कहीं उसकी जो फूल जहाँ से उसने लिया है उसके अंदर टॉक्सिसिटी होती है। और जब अपन गर्म चीज़ लेते हैं तो हमेशा विष जो होता है वो गर्म चीज़ दे करके प्रकोपित होता है। तो हम जब गर्म चीज़ देंगे ना तो उसके जो टॉक्सिन्स है वो एक्टिव हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। इस वजह से भी नहीं देते होंगे, लेकिन जो टीका में रीज़न बताया वो यही है कि वो जो खुद शीत होता है इसलिए हम उसको उष्ण के साथ नहीं देते। ठीक है, नहीं देते। अब देखो पर देते कहाँ पे हैं? एक एक्सेप्शन इसका और है कि जहाँ पे हम देते हैं तो कहाँ कहाँ नहीं देते। मधु को देखो उष्ण तो नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना, लेकिन देना कहाँ पे है? 2 जगह पे देते हैं कि अगर उसको वमन करवाना हो या फिर निरूह बस्ती, सॉरी निरूहण के अंदर, निरूह बस्ती नहीं, वमन कराना। निरूहण, निरूहण का मतलब किसी चीज़ को जब बाहर निकालते हैं बॉडी से तब उसको निरूहण बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर के शोधन के अंदर, कौन सा? वो भी वमन के अंदर, वमन की बात कर रहा है कि वमन के द्वारा जब निरूहण करते हैं तब भी अपन को नहीं देना। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर ये मधु को गर्म करके अपन हमने बॉडी के अंदर दिया तो ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। वो कब डालेगा? जब ये मधु ऑब्जॉर्ब होगा। ठीक है। वमन के अंदर हम क्या करते हैं? औषध को देते हैं और उसको पाचन होने का वेट नहीं करते अपन कि ये पचेगा उसके बाद में अपन निकालेंगे, उसके बाद में तो निकलेगा ही नहीं, तो उसको डालते ही तुरंत निकाल देते हैं। तो क्योंकि अपन को डालते ही तुरंत निकालना है, उसको पचाना नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर गर्म चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आया ये चीज़? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने जो बोली, ये तुम्हें समझ में आई
कि हम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वमन कराना होता है, शोधन कराना होता है, तब करते हैं। मैसेज कर दो कोई। क्या हुआ, नहीं करोगे? चलो ठीक है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही क्या? आ रही है? अच्छा उमंग, आप एक बार रीजॉइन हो जाओ, है ना? शायद आपके नेटवर्क में इशू होगा कुछ। रिपीट कर दे? चलो रिपीट कर देते हैं। देखो, क्या कहा हमने कि मधु जो है वो शीत है ना? तो हमको उसको उष्ण चीज के साथ में, और जो व्यक्ति उष्णता से पीड़ित है, मतलब गर्मी से आहत है, उसमें नहीं देना। गर्म पानी के अंदर मिला के नहीं देना, मधु को गर्म करके नहीं देना, क्योंकि उससे उसके जो टॉक्सिन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होके क्या होगा, जैसे ही वो स्टमक में जाता है फिर अब्जॉर्ब होता है, और अब्जॉर्ब होने के बाद में वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, अब क्या होता है कि जब हम वमन कराते हैं, हम बोलते हैं कि वमन के अंदर जो कफ जो होता है उसके अंदर वमन श्रेष्ठ है। ठीक है, वमन के अंदर हम हमेशा देखो उष्ण जल का यूज़ करते हैं। जो गुनगुना जल होता है ना उसका, ठंडे पानी से वमन नहीं कराते, उष्ण जल से या फिर गुनगुने जल से वमन कराते हैं। क्यों? इसका भी रीज़न होता है। उष्ण जल के अंदर किसकी, अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी, और जो हमारे वमन के द्रव्य हैं, वमन को क्या करना है, अपन को बॉडी से ऊपर की तरफ निकालना है ना, तो इसलिए हम इसको उष्ण देते हैं, क्योंकि इसके अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता है। अभी आगे है ना कुछ चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर तुम पढ़ोगे कि जो वमन के जो द्रव्य होते हैं ना वो हमेशा अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, क्योंकि ये जो दो महाभूत है ये हल्के हैं। अब इस बात को समझना, आप तुमने पूछ लिया है तो समझो। क्या है कि अगर अपन को वमन कराना है तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें देंगे जो कि हल्की हो। जो महाभूत उसके अंदर प्रधान होगा ऐसा होगा कि जो कि हल्का हो, ताकि वो ऊपर के मार्ग से निकले। जब हम विरेचन करवाते हैं तो हम ऐसे चीज़ें देते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं जिसके अंदर पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, गुरु है, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगी ना। और विरेचन में अपन को नीचे की तरफ से ही निकालना है, वमन में अपन को ऊपर की तरफ से निकालना है, इसलिए अपन हल्की चीज़ें देते हैं। तो अपन क्या देते हैं,